अपनी माँ बहनों को बेच डालते हो तो सरहदों के ऊपर। अरे वो मुसलमान और आज का दिन है ये कायद एक मोहल्ले से दूसरा मोहल्ला, एक शहर से दूसरा शहर, एक रियासत से दूसरी रियासत, जहाँ कहीं पर भी जुल्म और नाइंसाफी की दास्तान मुसलमानों पर लिखी जाती है तो सबसे पहले अगर शहर फहरिस्त किसी का नाम होता है तो वो अबू आसिम आज़मी की तरफ से दे रहे हैं। किधर भाई थोड़ा पीछे ये भाई क्या मेरे मुसलमानों, एक बाबरी मस्जिद टूट गई तो क्या हम 1 लाख बाबरी मस्जिद बना सकते हैं? मेरा सवाल है आपकी अदालत से, उन लोगों से। इसी हैदराबाद की सरजमीन पर 4 मीनार का एरिया है, उसके बाजू एक इलीगल मंदिर। हिंदुस्तान के टीवी चैनलों पर कभी आपने इस कायद का नाम नहीं सुना, तो क्या वजह थी कि अचानक 1995 के बाद अबू आसिम आज़मी का फसाद, जहां पर नंगा नाच नाचा गया, हुई लाश और टूटी हुई अस्पतों को अपने कंधों पर से उठाते उठाते अस्पतालों तक पहुंचा रहे। हिंदुस्तान के अंदर 1992 की वो फसाद की आग तो ठंडी हो गई, लेकिन वो फिरका परस्त ताकतें उन्होंने अबू आसिम आज़मी साहब के चेहरे को बहुत अच्छी तरीके से देखा। और 1994-95 की वारदात में आपको बताता हूँ, अबू आसिम आज़मी साहब को कौम और मिल्लत की। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर हनीफ की अहलिया बात कर रहे हैं। बहुत बेदर्दाना तरीके से मारा गया। आप लोग उनको देखते तो पता चलता कितनी तकलीफ था उस जिंदगी से। उनका कसूर कुछ नहीं था जी। हम आपको केसीआर साहब से इल्तिजा है कि वो 3 महीने होने के बावजूद भी अभी तक ना सीबीआई से कुछ तहकीकात कराए, नहीं कुछ नहीं। शहर में कुछ भी हादसा होता फौरी गिरफ्तारी होती, सीबीआई तहकीकात होती, लेकिन अभी तक 2.5 महीने गुजर जाने के बावजूद भी कुछ भी अभी तक केस सामने नहीं आया। मेरी इल्तिजा है कि जो भी ये इसमें इन्वॉल्व है सख्त से सख्त सजा दीजिए। और मुझे मालूम है ये सब सेंट्रल काम है, ये उसके बगैर तो इन लोग कुछ नहीं कर सकते। हमें इंसाफ चाहिए मेरे बच्चों के लिए जी। शुक्रिया। उनका केस दर्ज हुआ, उनका FIR चेक हुआ, लेकिन यहाँ मुसलमान 5 मारे गए, आज तक FIR नहीं लिखा गया, कंप्लेन लिया गया। FIR झूठी पुलिस का दाखिल हुआ कि वो हमला करना चाहते थे, पेशाब के लिए निकले थे, फिर हमको भाग रहे थे। मेरे भाइयों, किसी लीडर की बात नहीं सुनता, जो हक है उसके मुताबिक काम करता है, उसको यहाँ कत्ल कर दिया जाता है। क्या आप भूल गए बाबरी मस्जिद के हादसे के बाद जो नौजवान फसीउद्दीन के साथ जमा हुए थे, मेहंदी के जिस्म बेचने वालों को मेहंदी के महल्ले से खाली कराने और बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए जाने वाले कार सेवकों को टारगेट बनाने वाले नौजवान, उनको यहाँ पुलिस वालों ने 3 दोस्तों को शहीद किया। एक बहादुर सरदार नाम का आदमी अकेला सुपरमैन की तरह से कई पुलिस वालों को सबक सिखा रहा था, उसको शहीद किया गया। अजीम आजम और उसके साथ अब्दुल अजीज, इन नौजवानों को बगैर किसी कसूर के मार दिया गया झूठा इल्जाम लगा के। उसके बाद आजम गौरी, जो चूंकि दोस्त था फसीउद्दीन का, उसको शहीद किया गया। और उसके बाद से मुसलसल ये चल रहा है, कितने नाम हैं जो सामने आ रहे हैं और कितने नाम सामने नहीं आ रहे हैं। ये सब के सब बहादुर दीनदार मुसलमान थे। आज उनके वालिद बैठे हुए हैं। ये दाढ़ी वाले बुजुर्ग का बेटा जिसके चेहरे पे दाढ़ी थी, क्या कोई चोर था, क्या डाकू था? मेरा सवाल है, उसके ऊपर कुछ इल्जाम था तो क्या हुकूमत नहीं है यहाँ पर? क्या इस मुल्क का दस्तूर नहीं है यहाँ पर? क्या अदालतें नहीं है यहाँ पर? दस्तूर है, हुकूमत है, अदालतें हैं। केस चलना चाहिए था, सजा होना चाहिए था। अदालत का काम पुलिस कैसे कर रही है? ये ऐसे कर रही है जैसा इस्राइल ने सिखाया है। हमारी हुकूमत की एक तरफ पुलिस का हाल यह है कि पुराने शहर में नौजवानों को रोक के, बेटा रात में ज्यादा नहीं जागना, गुटखा नहीं खाना, शराब नहीं पीना, क्लबों को नहीं जाना, हुक्का नहीं पीना, ये नसीहत कर रही है। दूसरी तरफ वो नौजवान जो ऐसे वैसे हैं उनको नसीहत कर रही है
जो दीनदार है उनको पकड़ के कत्ल कर रही है। सुन लो तुम, मैं कहना चाहता हूं इस केसीआर से, इनके लोग यहां खड़े होंगे, रिपोर्ट दे देना कि मैं किस बेस पर तुमसे यह बात करने आया हूं। जब एक खालिद मुजाहिद की मौत एक गाड़ी में हो जाती है तो सरकार जितने पुलिस वाले उस गाड़ी में खालिद मुजाहिद के साथ खालिद मुजाहिद को एस्कॉर्ट कर रहे थे, उसकी सिक्योरिटी कर रहे थे, सारे के सारे पुलिस वालों को समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसी दिन बगैर किसी इंक्वायरी के सस्पेंड कर दिया था, सस्पेंशन हो गया था। मैंने पूछा कि भाई अखिलेश भाई, आपने इनको सस्पेंड क्यों किया? जब इनकी मौत खुद हो गई, खालिद मुजाहिद का खुद हार्ट फेल हो गया और उनके दो साथी बैठे हुए हैं, ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भाई इनकी मौत खुद हुई है, इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं है, तो अखिलेश जी ने कहा नहीं, इनकी गलती पुलिस की है। रास्ते में एक अस्पताल पड़ता था, उस अस्पताल में अगर ये पुलिस वाले ले जाते तो शायद उसकी जांच बन सकती थी, लेकिन पुलिस ने कहा हमें नहीं मालूम कि अस्पताल है। कहा आपको मालूम होना चाहिए। एक छोटी सी गलती कि एक अस्पताल को छोड़कर दूसरे अस्पताल में गए, जिसमें 15 मिनट का वक्त जाया हो गया, इसलिए यूपी की सरकार ने खालिद मुजाहिद के एस्कॉर्ट में जितने पुलिस वाले थे सबको सस्पेंड कर दिया था। आज यहां तो बात यह हो रही है, मैं केसीआर से कहना चाहता हूं कि हमने हुकूमतों को चलते देखा है, हमने इंसाफ का तकाजा देखा है, हम आपके पास चलकर इसलिए आए हैं कि यहां की जनता ने आपको चुनकर दिया है। और याद रखना केसीआर, जिस दिन जनता खड़ी हो जाएगी ना, तुमको कहीं जगह नहीं मिलेगी। तुम आज कुर्सी पर बैठे हो, उतारकर फेंक दिए जाओगे और दर दर की ठोकरें खाओगे इंशाअल्लाह ताला, जिस दिन जनता जाग जाएगी। मैंने कहा था, मैंने लेटर भेजा उनको कि आप जवाब दीजिए। सरकार के पास पूरा का पूरा ऑफिस होता है, सेक्रेटरिएट पूरा होता है, उनको जवाब देना चाहिए। मैं एक एमपी हूं, मैं एक एमएलए हूं, मैं एक पार्टी का जिम्मेदार हूं, कोई अपोरी टपोरी आदमी नहीं हूं कि कहीं से आगे खड़ा हो गया और आपने मेरी लेटर को कोई अहमियत नहीं दिया। मैंने उसके बाद इनकी पार्टी के जिम्मेदार आदमी से पर्सनल केसीआर को मैसेज करवाया कि भाई हमारी बात का एक जवाब दे दो, नहीं तो हम धरना देने आएंगे। नहीं दिया इन्होंने जवाब। हम आज धरना देने आए हैं। हम आप तमाम लोगों का, जितने लोग आए हैं, उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत एहसानमंद आपके हैं। हमें कोई आप पार्टी का इलेक्शन लड़ाने के लिए हम नहीं आए, यकीन जानना। हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसमें इंसाफ कहीं न कहीं मिले। जिन्होंने जान देकर मैं दे की आबरू रख ली, जिन्होंने जान देकर मैं दे की आबरू रख ली, वही अब कतरे कतरे के लिए तरसाए जाते हैं। आज क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर? मुसलमानों के साथ खुली नाइंसाफी हो रही है। जब यही अभी किसी साहब ने, अभी आपने तकरीर करके कहा था कि यहां पे तमिलनाडु के 20 लोग जो आंध्र सरकार के अंदर में जंगलों में मारे गए, उनका खून हमारा खून पानी। अगर उन्होंने आवाज उठाया तो केसीआर की सरकार झुक गई और उसके बाद उसकी इंक्वायरी हाई कोर्ट के जज से शुरू हो गई, उनका दोबारा पोस्टमार्टम हो गया, हमारे 5 बच्चों को मार दिया गया और आप बड़े नींद में सो रहे हैं, आप उठने को तैयार नहीं। याद रखना, जिस दिन दिमाग खराब होगा, केसीआर तुम्हारे बिल्डिंग में घुसकर तुम्हारा गिरबान नहीं पकड़ा तो अपने बाप की औलाद नहीं। तुमको इस बात का यकीन दिलाकर जाता हूं। बड़े से बड़े से निपटना हमको आता है, बड़े से निपटना आता है। तुम कौन सी खेत की मूली हो? अगर तुम समझते हो कि आम कमजोर है तो दिल्ली के बगल में उत्तर प्रदेश का बॉर्डर शुरू होता है। याद रखना, अगर आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार है तो यूपी के किनारे, दिल्ली के किनारे के तरह जितने इजला आते हैं ना, वहां मेरे 232 से मिलने हैं और मुलायम सिंह यादव की सरकार है। जिस दिन दिल्ली में रोक लिया, तेरे बाप की ताकत ने तुझे वहां से वापस यहां आने दे। इस बात को याद रखना। आज ये कहने आया हूं, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। जानबूझकर तुम किसी मुसलमान का कत्ल करके आराम से बैठ करके सरकार नहीं चला सकते। और मैं इस बात को आज कहने पे मजबूर हूं। अगर तुमने इंक्वायरी करवा दिया होता, अगर तुमने उसी दिन पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया होता, तो यकीन जानना मैं आता फूलों का हार देने तुमको कि केसीआर तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन तुम बहुत घमंड में हो। तुमको लगता है कि तुम्हारे पास एक दो लौंडे मिल गए हैं जो कहते हैं हम मुसलमानों की जिम्मेदारी लेते हैं। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये जो बैठे हैं आज ना, अगर ये लोग खड़े हो गए तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी हुकूमत के नेस्त नाबूद करने की ताकत ये लोग रखते हैं।
इसलिए आपसे कहने आए हैं कि आप होश में आइए और तुरंत सबसे पहले अगर इंसाफ का तकाजा पत्रकार बंधुओं के सामने कहता हूं, और कोई भाई का लाल अगर मुझसे सवाल करे तो मैं उसको अगर प्रूव नहीं कर दिया तो थूक देना मेरे को मुंह के ऊपर कि मैं क्यों पुलिस वालों का सस्पेंशन मांग रहा हूं। मुझे बताइए आप कि जेल से सबकी तकरीरें सुने हमने, जेल से 7:30-8 बजे कितने बजे निकाला गया उनको? 7 बजे जेल से निकाला गया, 40-45 किलोमीटर के रास्ते पर रोका गया कि ये पेशाब करने। इतनी पुलिस शरीफ हो गई है। मैं भी जेल में था, पुलिस इतने आराम से रास्ते में खाली जगह पर गाड़ी रोक करके 5 आदमियों को एक साथ हाथ खोल दिया कि जाओ तुम पेशाब करो। वाह 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 वाह, हमें बेवकूफ बनाते हो। और उसके बाद जब खोल दिया तब ये लोगों ने इनकी बंदूक छीनना शुरू किया। बंदूक नहीं छीन सके तब इन्होंने इसको गोली मार दिया। तो गोली मारने के बाद फिर गाड़ी में लेकर आए, गाड़ी में लाने के बाद इनको हथकड़ी लगा दिया, हथकड़ी लगा के इनके हाथ में बंदूक संभाल लिया। क्या मजाक है ये बच्चों का खेल नजर आता है? हम अंधे हैं क्या? हम समझते नहीं क्या? केसीआर, अगर तुझे आज यहां का मुख्यमंत्री बनाया गया है तो तुमको इन चीजों का जायजा लेना चाहिए। तुमको अपने लोगों को भेजकर उसके ऊपर जायजा लेकर फौरन, वो पुलिस वाले तुम्हारे क्या लगते हैं भाई? इंसाफ का तकाजा होता तो तुम उनको सस्पेंड कर देते। 20 लाख रुपया हर मरने वाले के परिवार को मिलना चाहिए केसीआर सरकार से कि फौरन इसकी इंक्वायरी करो, इन पुलिस वालों को सस्पेंड करो और इनका मुकदमा यहां नहीं चलेगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत इंटरफेयर हो रहा है। हम जनता है, जनता सबसे बड़ी होती है। हमारी मांग है कि इस मुकदमे को महाराष्ट्र की कोर्ट में भेजा जाए, महाराष्ट्र में मुकदमा चलाया जाए, इसमें इंटरफेरेंस बिल्कुल चलेगा नहीं। और हमारी दूसरी मांग है कि इनके फौरन जितने जल्दी हो सकता है इस पे FIR दर्ज हो जाना चाहिए। ये हम मांग लेकर आपके बीच में आ जाए हुए हैं दोस्तों। मैंने कल रात को, यहाँ एक मिनिस्टर है मुसलमान, वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर के बाद उनका नंबर आता है। मैंने सलाम किया, बड़ी खुशी मुझे हुई कि महमूद अली नाम का एक महमूद अली गजन, एक मोहम्मद गजनवी थे, महमूद अली साहब एक हैं। मैंने कहा बड़ी ताकत होगी इनके पास, अगर इनको मुसलमानों की तरफ से ये MLA भी जीत के नहीं आए ना शायद। क्या नसीब वाले हैं यार, काउंसिलर नहीं जीते मगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। मैंने सलाम किया उनको रात को। मैंने कहा हुजूर आपसे मेरी गुजारिश है, हम आए हैं बंबई से और हमें एक डेलीगेशन लेकर मुख्यमंत्री से बात करना है और हमारे साथ आप रहिएगा। आप हमारी बात को उनको कह दीजिएगा कि हमारी डिमांड क्या है। अगर मुख्यमंत्री हमें उस वक्त बिल्कुल से आप हमको, उन्होंने अगर कायल कर दिया, उन्होंने हमें कन्विंस कर दिया कि अबू आसिम तुम्हारी डिमांड गलत है, तो हम वही माफी मांग लेंगे, हमें मिला दीजिए। कहा इंशाल्लाह सुबह 9 बजे। मैंने कहा साहब मिला पाएंगे आप? अरे कहा मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूं। मैं बड़ा खुश हुआ यार कि वाह, हमारा एक इस जो है हमारा एक मुस्लिम कौम का एक नुमाइंदा जो जीता भी नहीं है लेकिन उसकी इतनी ताकत होगी कि उसके भरम और उसके डर की वजह से उसको MLC बनाकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, वो हमारे साथ जाएगा। इंशाल्लाह मैं और दोनों मिलकर आंख में आंख डालकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे। सुबह से फोन कर रहा हूं तो वो फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं क्या कहूं महमूद साहब आपको, अब क्या कहूं मैं आपको? आपके सेक्रेटरी ने फोन उठाया था, कहा साहब भाषण कर रहे हैं। मैंने कहा भाषण के बाद राशन मत खाने देना, मुझे पहले बात करा देना। कहा मैं बात कराता हूं, लेकिन अभी तक फोन नहीं आया। ये नाइंसाफी है। रहेंगी, बर्बाद हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी, अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। तो यानी जहां भी इंसाफ को दबाया जाता है, नुकसान उसको जो है ना मजलूमों के साथ जुल्म होता है, वहाँ पे अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। ये हमारा ईमान है। तुम भी बर्बाद हो जाओगे अगर इंसाफ नहीं करोगे। मैं पुलिस डिपार्टमेंट और हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि जो है ना हमारे बच्चों के साथ इंसाफ करो। जबकि वो लोग फेस कर रहे थे ट्रायल, देवर अंडर ट्रायल। खटखटाएंगे और इंसाफ की जिद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं, अपील करता हूं, बिलखुसूस समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार लोगों से कि आप एक मुश्तरका इजलास करके इस बात का फैसला कर दे कि ऐवान पार्लियामेंट में हैदराबाद में होने वाले आले एनकाउंटर का सवाल उठाए और रियासती सतह पर कम्युनिस्ट पार्टी के जो MLA असेंबली में है उनसे भी अपील है कि ऐवान असेंबली में इसकी आवाज उठाए, एहतजाज करें। ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा, जब तक इंसाफ नहीं मिलता एहतजाज जारी रहेगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
फरलांग भागने लग जाएंगे तो हालात का हम मुकाबला नहीं कर सकते। हम हालात का मुकाबला करने के लिए अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद होना होगा, हमारे गुनाहों की तलाफी करना होगा, इस्तग़फ़ार की कसरत करना होगा और माशरे के अंदर इस्लाह करना होगा। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। पुलिस पे अल्लाह बोल, अल्लाह बोल।